वेलकम स्टूडेंट्स, अप्लाइड फिजिक्स 2 की क्लास में आज हम एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी बहुविकल्पीय प्रश्न इनके सॉल्यूशन बताए जाएंगे। ये आज चैप्टर 3 सॉल्व किया जाएगा। चैप्टर 3 का पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी सॉल्व किया गया है, जिसका लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो आज हम इसका तीसरा और अंतिम पार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी विद्युत स्थैतिकी का तीसरा पार्ट। तो इसमें हम क्वेश्चन 39 ये लेते हैं। व्हाट इज ट्रू फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ई, यानी विद्युत क्षेत्र के लिए क्या सत्य है। तो ऑप्शंस हैं डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, आवेश के परिमाण पर निर्भर करता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड आवेश के परिमाण पर निर्भर करता है, ये पहला ऑप्शन। दूसरा टेंजेंट ऑन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, यानी विद्युत बल रेखाओं पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है उस बिंदु पर। तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी, विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है। सी ऑप्शन भी सही है, ए ऑप्शन भी सही है, बी भी सही है। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ये डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यानी जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है उस चार्ज के मैग्नीट्यूड उस आवेश के परिमाण पर डिपेंड करता है। साथ ही साथ विद्युत बल रेखाओं पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है, यह भी करेक्ट है। टेंजेंट ऑन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। एंड आल्सो वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी, यानी विद्युत क्षेत्र ई सदिश राशि है। तो ऑल ऑफ एबव इज करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह से उपरोक्त सभी ये इसका आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 40। क्वेश्चन 40 है डायरेक्शन ऑफ कूलाम और इलेक्ट्रिक फोर्स इज, कूलाम या विद्युत बल की दिशा होती है। तो हमें डायरेक्शन बतानी है। करेक्ट डायरेक्शन क्या है? पहला ऑप्शन पॉजिटिव चार्ज टू निगेटिव चार्ज, यानी जो कूलाम बल की दिशा होती है, विद्युत बल की दिशा, वो धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की ओर होती है। तो ये पहला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन लग रहा है, ये ट्रू है। अब हम बी की ओर देखते हैं। हाई पॉजिटिव चार्ज टू लेस पॉजिटिव चार्ज, अगर दोनों हमारे चार्ज पॉजिटिव हैं तो जिस पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा वहां से, यानी उच्च धनात्मक आवेश से कम धनात्मक आवेश की ओर इलेक्ट्रिक फोर्स यानी विद्युत बल लगता है। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है, ए करेक्ट है, बी करेक्ट है। लेस निगेटिव चार्ज टू हाई निगेटिव चार्ज, यानी कम ऋणात्मक आवेश से उच्च ऋणात्मक आवेश की ओर, तो ये भी ऑप्शन सही है। इसलिए हम डी ऑप्शन ऑल ऑफ एबव उपरोक्त सभी ये करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि जो विद्युत बल की दिशा होती है वो पॉजिटिव टू निगेटिव चार्ज होती है। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो जो मोर पॉजिटिव होता है तो मोर पॉजिटिव से लेस पॉजिटिव की ओर होता है। अगर दोनों निगेटिव हैं तो लेस निगेटिव टू मोर निगेटिव होता है। इस तरह से ये हमारा डी ऑप्शन सही हो गया, क्योंकि तीनों ऑप्शन ए बी सी सही हैं। इस कारण से डी ऑप्शन को हम करेक्ट लगाएंगे। और अगर कोई एक ऑप्शन लगाते हैं तो हमारा जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इसका आंसर इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमें डी ही आंसर लगाना है। 41 इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, विद्युत फ्लक्स है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई से लिखते हैं। तो यहां पर जो ऑप्शन दिया गया है सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि, बोथ ऑफ एबव, नन ऑफ एबव। तो ये स्केलर है, वेक्टर है, इससे पता चल जाएगा। ई डॉट ए होता है इसका फार्मूला, यानी ई ए कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट को हम क्या लिखेंगे? ई ए कॉस थीटा। और ई ए कॉस थीटा ये जान रहे हैं कि ये स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें कोई वेक्टर इन्वॉल्व नहीं है। तो स्केलर क्वांटिटी, इसलिए 41 का आंसर हम स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि। तो यहां पर अदिश राशि ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 42 व्हाट इज ट्रू अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल,
विद्युत विभव के लिए क्या सत्य है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैपिटल V से लिखा जाता है। विद्युत विभव के लिए क्या सत्य है? पहले इसका फार्मूला देख लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला हो गया। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, यानी अदिश राशि है। तो बिल्कुल अदिश राशि है, ये स्केलर क्वांटिटी ही होता है हमारा। तो यहां से पता चल रहा है ये स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज पॉजिटिव। तो हमें जो यहां पर चार्ज है उसकी पोलरिटी के साथ वैल्यू रखनी है, तभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकलती है। तो धनात्मक आवेश के कारण विद्युत विभव धनात्मक होता है, बिल्कुल होता है। क्यों? क्योंकि हम Q की वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे तो V पॉजिटिव हो गया, और Q की वैल्यू अगर निगेटिव है तो निगेटिव वैल्यू को रखेंगे, और तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो निगेटिव हो जाएगा, विद्युत विभव निगेटिव हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू निगेटिव चार्ज इज निगेटिव। तो Q निगेटिव चार्ज है, इसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निगेटिव है। ऋणात्मक आवेश के कारण विद्युत विभव ऋणात्मक होता है। तो इस तरह से A, B, C तीनों करेक्ट हो गए। तो इस कारण से हम D पर टिक करेंगे। तो ये D इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक, तो इस तरह से हम 42 का आंसर D है। तो A, B, C तीनों करेक्ट हो गए, इसलिए हम ऑल ऑफ एबव उपरोक्त सभी लगाते हैं। नेक्स्ट 43 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ड्यू टू चार्जेस Q1 एंड -Q2। तो आवेशों Q1 और -Q2 के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव होता है। तो आवेश Q1 और -Q2 रखे हुए हैं, और इनकी किसी पॉइंट A से डिस्टेंसेस कितनी है? R1 और R2। तो इस तरह से जो टोटल पोटेंशियल आता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये कॉमन होता है। तो पहले चार्ज Q1 के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, और फिर चार्ज Q2 के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, और उनका जब सम करेंगे तो Q1/R1 ये पहले चार्ज के कारण, और दूसरा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस Q2/R2। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। अब इसमें देखेंगे इसमें क्या कॉमन है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1/R1 प्लस माइनस Q2/R2। तो ये जो ऑप्शन है ये हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1/R1 प्लस Q2/R2, ये रॉन्ग। V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1/R1 प्लस माइनस Q2/R2, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। सी ऑप्शन भी देख लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1/R1 माइनस Q2/R2, ये सेम एज ए है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो इस तरह से डी ऑप्शन भी इनकरेक्ट है, क्योंकि बी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये बी इसका आंसर हो गया, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1/R1 माइनस Q2/R2। हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते समय चार्ज सहित वैल्यू रखेंगे, यानी चार्ज के साइन के साथ वैल्यू रखेंगे, तभी हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल के आता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सम कर देंगे और उस पॉइंट पर डिफरेंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, इसको हम देखते हैं। वैल्यू ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन 0 इज, निर्वात की विद्युतशीलता जिसको एप्सिलॉन 0 से लिखते हैं का मान है। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो डेफिनेट वैल्यू होती है, और ये इसका सी आंसर सही है, करेक्ट है। कैसे सही है? हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इसका मान 9 × 10⁹ होता है। तो इस कारण से एप्सिलॉन 0 का मान जो है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को राइट साइड में ले जाएंगे, बाकी टर्म लेफ्ट साइड में ले जाएंगे। तो ये 10⁹ नीचे आएगा, एप्सिलॉन 0 ऊपर रहेगा। तो इस कारण से ये वैल्यू आ गई, और इसमें पाई की वैल्यू 3.14 रखेंगे, तो ये सॉल्व होके 8.85 10⁻⁻12 होता है। तो ये इसका यूनिट भी निकाल सकते हैं, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से ये एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू इसका
कांस्टेंट का मान होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है द इक्वेशन q इक्वल टू Q0 ब्रैकेट में 1 माइनस e टू द पावर माइनस t अपॉन टाउ इज फॉर, यानी समीकरण, जो समीकरण है यहां मिसिंग हो गया, समीकरण q इक्वल टू Q0 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस t अपॉन टाउ। तो ये जो समीकरण दिया गया है ये पूछा जा रहा है कि इसमें ये किस चीज का समीकरण है। तो हम जानते हैं दो ही केस यहां दिखाए गए हैं, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर यानी संधारित्र का आवेशन, दूसरा ऑप्शन डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर संधारित्र का निरावेशन। बोथ ऑफ एबव करेक्ट नहीं है, डी भी करेक्ट नहीं है। यहाँ ये जो इक्वेशन है ये चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर यानी संधारित्र के आवेशन का इक्वेशन है, तो ये चार्जिंग ऑफ इक्वेशन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 द इक्वेशन q इक्वल टू Q0 एक्सपोनेंशियल e टू द पावर माइनस t अपॉन टाउ इज फॉर, यानी समीकरण q इक्वल टू Q0 एक्सपोनेंशियल माइनस t अपॉन टाउ, ये समीकरण किसका है? चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के लिए अभी दूसरा इक्वेशन बताया गया है, तो इस तरह से ये संधारित्र के आवेशन के लिए इक्वेशन नहीं है। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर संधारित्र के निरावेशन के लिए यही करेक्ट ऑप्शन है, बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज, यानी परावैद्युतांक के का मान होता है, परावैद्युतांक के का मान होता है एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन, एप्सिलॉन 0 अपान एप्सिलॉन, या एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन 0, दोनों सेम ही ऑप्शन है, एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन 0। तो यहाँ पर के का जो मान होता है ये एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन होती है मीडियम की परमिटिविटी और एप्सिलॉन 0 फ्री स्पेस की परमिटिविटी। तो इस तरह से जो मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकलेगा वो इन दोनों के डिवीजन से निकलेगा और यही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कहलाता है। तो इसकी वैल्यू यही है, और इसको कैपेसिटी के टर्म में लिख सकते हैं, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर C अपान C0। C0 जब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेटों के मध्य डाइलेक्ट्रिक नहीं लगाए हैं तब कैपेसिटी होती है, और C कैपेसिटी होती है जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेटों के मध्य हम डाइलेक्ट्रिक भर देते हैं, तब कैपेसिटी जो निकल के आती है उसको C कहते हैं, और इसको C0 कैपेसिटी से डिवाइड करते हैं, तो ये हमारा K का मान निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 सर्किट ऑफ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर कंटेन्स, संधारित्र के आवेशन का परिपथ निम्न में होते हैं। तो यानी परिपथ में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं ये बताना है हमें। तो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में बैटरी तो होती ही है, रेजिस्टेंस के थ्रू हम चार्ज करते हैं अपने कैपेसिटर को, टू वे स्विच द्विमार्गी कुंजी भी होती है, कैपेसिटर संधारित्र होता है, इसलिए ऑल ऑफ एबव यानी उपरोक्त सभी इसका आंसर है। इस सर्किट को हम जरा सा देख लेते हैं। तो ये कैपेसिटर हो गया, रेजिस्टेंस, और यहां पर हमारी बैटरी है, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, बैटरी का ईएमएफ ई है, और फिर हम क्या करेंगे, टू वे स्विच से हम इसको कनेक्ट करते हैं। तो ये हमारा सर्किट बन गया। और तो इस तरह से ये जो हमारा चार्जिंग का सर्किट है इसमें कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, बैटरी और टू वे स्विच चारों चीजें होती हैं, इसलिए ऑल ऑफ एबव करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 49 उसी तरह का क्वेश्चन है पिछले की तरह, सर्किट ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, यहां डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पूछा गया है। सर्किट ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर डज नॉट कंटेन, यानी संधारित्र का निरावेशन परिपथ निम्न में से कौन सा एलिमेंट नहीं होता है। तो हमारा डिस्चार्जिंग का जो सर्किट है उसको देख लेते हैं। कैपेसिटर है, रेजिस्टेंस है, इसके साथ एक बैटरी लगी हुई है
और फिर टू वे स्विच थी हमारे पास। टू वे स्विच इस बार बैटरी वाले टर्मिनल से ना कनेक्ट होके सीधे बाईपास से कनेक्ट होगी, तभी हमारा कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। तो इस कारण से जो बैटरी है ये सर्किट में नहीं आ रही है, तो बैटरी इनएक्टिव हो गई। और टू वे स्विच का ये मान लेते हैं 1 2 3, तो ये 1 3 कनेक्टेड है आपस में। तो इस तरह से कैपेसिटर, रेजिस्टेंस और टू वे की यही 3 एलिमेंट आ रहे हैं। यहां पर देखते हैं रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, टू वे स्विच, ये तीनों सर्किट में हैं। कौन नहीं आता है? तो बैटरी सर्किट में नहीं होती है। डिस्चार्जिंग के दौरान बैटरी डिस्कनेक्ट होती है और चार्जिंग के दौरान बैटरी कनेक्टेड होती है। तो इस तरह से यहां राइट आंसर बैटरी है जो कि डिस्चार्जिंग में डिस्कनेक्ट होती है। 50 क्वेश्चन, इन चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन कैपेसिटर, संधारित्र के आवेशन में संधारित्र पर विद्युत आवेश। तो संधारित्र को जब भी हम चार्ज करते हैं तो चार्ज की मात्रा जानते ही हैं धीरे धीरे बढ़ती है। शुरू में कैपेसिटर पर चार्ज 0 रहता है और कैपेसिटर पर जो चार्ज की मात्रा है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है और वो लगातार बढ़ती रहती है। तो इस तरह से ये सैचुरेशन वैल्यू Q0 इक्वल टू EC, E बैटरी का EMF और C कैपेसिटी ऑफ या कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। तो इस तरह से मैक्सिमम चार्ज को ये अचीव कर लेता है। तो ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है। तो 50 का बी आंसर सही है। तो जो हमारा संधारित्र है ये आवेशन के दौरान संधारित्र पर विद्युत आवेश चर घातांकी रूप से बढ़ता है, यानी इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरह से बेस्ड है। इन डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन कैपेसिटर, संधारित्र के निरावेशन में संधारित्र पर विद्युत आवेश। तो जब भी इसको हम कैपेसिटर को डिस्चार्ज करेंगे तो ये पहले फुल्ली चार्ज रहेगा। फुल्ली चार्ज Q0 इक्वल टू EC और चार्ज धीरे धीरे डिक्रीज करेगा। एक्सपोनेंशियली चार्ज लगातार डिक्रीज करता हुआ चला जाएगा। तो ये संधारित्र के निरावेशन में चार्ज डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली, यानी संधारित्र के निरावेशन में संधारित्र पर विद्युत आवेश चर घातांकी रूप से घटता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का है। इन चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इलेक्ट्रिक करंट इन कैपेसिटर, यानी संधारित्र के आवेशन में विद्युत धारा। तो संधारित्र के आवेशन में जो इलेक्ट्रिक करंट होती है उसका मान I0 मैक्सिमम करंट होती है हमारी। तो ये I0 इक्वल टू E/R होता है। तो I0 करंट एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करती है। तो चार्जिंग के दौरान जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होता है करंट की वैल्यू भी लगातार डिक्रीज होती रहती है। तो एक्सपोनेंशियली करंट डिक्रीज करती है। जैसे ही कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है करंट 0 हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का है। इन डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इलेक्ट्रिक करंट इन कैपेसिटर, यानी संधारित्र के निरावेशन में विद्युत धारा। तो यहां डिस्चार्जिंग में जो करंट होती है, डिस्चार्जिंग करंट, इसका ग्राफ रिवर्स बनता है। ये चूंकि करंट की जो डायरेक्शन है वो बदल जा रही है, तो इसलिए हम माइनस डायरेक्शन लेके चलेंगे, -y डायरेक्शन में। तो यहां पर I0 करंट हो गई मैक्सिमम E/R और ये लेवल हो गया I0 का, और करंट यहां से लगातार डिक्रीज होते होते सैचुरेशन वैल्यू यानी 0 तक पहुंच जाती है। तो इस तरह से चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में दोनों में करंट लगातार डिक्रीज होती रहती है एक्सपोनेंशियली, और जबकि संधारित्र के आवेशन में कैपेसिटर पर चार्ज एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है और निरावेशन में या डिस्चार्जिंग में कैपेसिटर का चार्ज लगातार एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है। तो इस तरह से चार्जिंग में चार्ज इंक्रीज करता है एक्सपोनेंशियली और डिस्चार्जिंग में चार्ज डिक्रीज करता है एक्सपोनेंशियली। नेक्स्ट क्वेश्चन 54। इफ चार्ज ऑन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 1 कूलम, पोटेंशियल डिफरेंस across plate is 10 volt
and separation between plates is 1 mm, then calculate electric field between plates। यानी समांतर प्लेट संधारित्र पर आवेश 1 कूलाम है और प्लेटों के मध्य विभवांतर 10 वोल्ट है, तो और प्लेटों के मध्य दूरी कितनी है 1 mm, यानी 10⁻³ मीटर। तो प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला है E इक्वल टू फार्मूला है V/D। V10, D कितना है 10⁻³ और जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बढ़ जाएगा, तो ये हमारा 10⁴ वोल्ट पर मीटर, ये राइट आंसर है। तो यहां पर डी ऑप्शन टिक करेंगे हम। 10⁴, ये एक्चुअल में आंसर लिखा नहीं था, इसको हम करेक्ट कर लेंगे। तो 54 का डी ऑप्शन करेक्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड 10⁴ वोल्ट पर मीटर आंसर है। इसी का नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं। सारा कुछ सेम है। कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, यानी संधारित्र की धारिता की गणना करनी है। क्या क्या दिया था 1 कूलाम चार्ज है, V 10 वोल्ट और D कितना है सेपरेशन 1 mm या 10⁻³ मीटर। तो कैपेसिटी C का फार्मूला हम जानते हैं, C = Q/V। तो यहां पर Q1 हो गया, V 10 वोल्ट और इस तरह से 0.1 फैरेड इसकी कैपेसिटी आ गई, या 10⁻⁻1 लिखेंगे, फैरेड कैपेसिटी हो गई। तो यहां पर जो ऑप्शन है बी, यही करेक्ट ऑप्शन है, तो हम बी ऑप्शन को टिक कर देंगे। C = 10⁻⁻1 फैरेड इसका करेक्ट आंसर है। इसी क्वेश्चन का अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सारा पैरामीटर सेम है। कैलकुलेट एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर यानी संधारित्र में संचित ऊर्जा की गणना कीजिए। U = ½ QV, Q × V इस फार्मूले से लगाएंगे। ½ QV कितना है, Q 1 कूलाम, V 10 वोल्ट। तो इस तरह से ये आ गया 5 जूल इसका राइट आंसर। इसको हम दूसरे मेथड से भी लगा सकते थे। U = ½ CV²। तो यहां पर ½ C की वैल्यू कितनी है 1/10 या 10⁻⁻1। तो इस तरह से 1/10 लिख दिया और 10 का स्क्वायर। तो यहां पर वही बात हो गई, यहां नीचे 20 आ गया, ऊपर 100, 5 जूल, इससे भी वही आंसर आ गया। 5 जूल हमारा करेक्ट ऑप्शन है। B = B हमारा जो ऑप्शन है उसमें U = 5 जूल यही करेक्ट आंसर है या ऑप्शन है। नेक्स्ट 57, व्हिच डिवाइस इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन, यानी कौन सी युक्ति स्थिर वैद्युतिक निस्पंदन में प्रयुक्त होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर ESP, जिसको स्थिर वैद्युतिक निस्पंदक कहते हैं, तो ये भी प्रयुक्त होता है। वेट स्क्रबर, गीला स्क्रबर, ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन में के लिए यूज होता है। तो इस तरह से ये 57 का C हमारा करेक्ट आंसर है, नन ऑफ एबव नहीं है। तो दोनों जो डिवाइस दी गई हैं ESP इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर एंड वेट स्क्रबर, दोनों डिवाइसेस यूज होती हैं किसमें, जो हमारे धुएं में या जो कंपनियों से धुआं निकलता है फैक्ट्रियों से, उसके शोधन में उसमें जो हानिकारक एलिमेंट्स रहते हैं उनको हम स्थिर वैद्युतिक निस्पंदन द्वारा क्या करते हैं, वहां रिमूव करते हैं। इसके लिए 2 मेथड हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर ये जो मॉडर्न मेथड है, और वेट स्क्रबर बहुत ओल्ड मेथड है। तो वेट स्क्रबर कम इफिशियंट था, इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर यूज हुआ, और इसकी जो इफिशियंसी है और जो इसके रख रखाव का खर्चा है, साथ ही साथ इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो बहुत कम है, इसलिए ESP ज्यादातर यूज होता है। तो 1913 में ESP पहली बार कॉमर्शियली यूज हुआ।
इसके बाद बहुत तरीके के ESP डिवाइसेस हमारे पास अवेलेबल हैं जिनका बहुतायत से उपयोग किया जाता है। तो दोनों मेथड हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन के लिए यूज होते थे। वेट स्क्रबर का यूज बहुत पहले ही बंद हो गया और ESP का यूज आज भी चल रहा है। क्वेश्चन 58, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं। व्हाट इज यूज्ड इन ESP फॉर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो हमारा ESP प्रोसेस है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, इसमें विद्युत स्रोत के रूप में ESP में क्या उपयोग किया जाता है। तो लो वोल्टेज DC सोर्स, यानी निम्न DC विभव, लो AC वोल्टेज, निम्न AC विभव, तो ये दोनों यूज नहीं होते हैं क्योंकि बहुत हाई वोल्टेज की सप्लाई चाहिए। हाई वोल्टेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर सिस्टम, यानी ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर युक्ति से प्राप्त उच्च विभव, इस विभव का प्रयोग करके हम ESP डिवाइस को चलाते हैं। तो जो हमारी ESP डिवाइस है वो बहुत उच्च वोल्टेज पर काम करती है, जो कि ये हाई वोल्टेज कहाँ से प्राप्त होता है, ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर सिस्टम से प्राप्त होता है। यही लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें हम ESP के बारे में जो हाई वोल्टेज है वो हाई वोल्टेज कहाँ प्रयुक्त होता है देखते हैं। ये हमारी ग्रिल हो गई, यानी ये रॉड है, इलेक्ट्रोड, जो कि निगेटिव रखी जाती हैं। तो इस हाई वोल्टेज का निगेटिव इस रॉड पे रखा जाता है और इससे कुछ दूरी पर हमारी प्लेटें लगी होती हैं, मेटालिक प्लेटें, और मेटालिक प्लेटें पॉजिटिव रखी जाती हैं। तो इस तरह से ये कई किलोवोल्ट के ऑर्डर का होता है, लगभग 50 किलोवोल्ट से 100 किलोवोल्ट के ऑर्डर का यहाँ पर ये जो सप्लाई है वो रखी जाती है थ्रू हाई वोल्टेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर सिस्टम, यानी ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर युक्ति से प्राप्त उच्च विभव इसमें रखा जाता है। बहुत सारी पैरेलल प्लेट्स होती हैं और पैरेलल हमारे ये रॉड्स भी लगी होती हैं, यानी ग्रिड, और इसमें से इनपुट हमारा जो हमारी हानिकारक गैसें हैं उसका इनपुट इधर से होता है, और ये जैसे ही रास्ते में जाती हैं इसमें जो हानिकारक एलिमेंट होते हैं वो उनका प्रेसिपिटेशन हो जाता है, यानी वो चार्ज हो जाते हैं और आगे चलकर चार्ज कलेक्टिंग यूनिट द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और हमारी फ्रेश एयर बाहर निकलती है। तो ये ESP का प्रिंसिपल हो गया।